नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर सवालों की बौछार करी है। जेपी नड्डा ने लगातार कई ट्वीट करे और पूछा कि कांग्रेस पार्टी चीन के मसले पर झूठ बोलना आखिर कब बंद करेगी। क्या वो इस बात को इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन, जिसमें अरुणाचल का वो हिस्सा भी शामिल है, जिसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू द्वारा चीनियों को तोहफे में दे दी गई थी। वक्त वक्त पर कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों करती है? साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते को रद्द करेंगे, इस तरह के कई सवाल करे। वहीं पर नड्डा ने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस किसानों को उकसाना, बहकाना बंद करे। नड्डा ने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब जरूर देंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जेपी नड्डा के सवालों पर कहा कि क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं? वो है कौन? मैं उन्हें जवाब क्यों देता फिरूं? मैं देश के किसानों, देश की जनता को जवाब दूंगा। अपनी आवाज उठाता रहूंगा, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। तो आपको बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट शशि प्रकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर आनंद सावरिया जी जुड़ गए हैं। आनंद सावरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर आनंद सावरिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सवालों को लेकर फिलहाल जो घमासान मचा हुआ है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए प्रीति जी, जो सवाल माननीय नड्डा साहब ने पूछे थे राहुल जी से, तो मैं तो ये उम्मीद पहले से कर रहा था कि वो सवालों का जवाब नहीं देंगे। पर मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि वो इतने असभ्य तरीके से बात कर पाएंगे कि कौन जीपी नड्डा है, क्या वो मेरा प्रोफेसर है। काश के कोई प्रोफेसर राहुल गांधी का होता तो कम से कम थोड़ी सभ्यता तो सीख जाते कि नड्डा साहब इस वक्त रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो कहना चाह रहे हैं कौन नड्डा साहब हैं, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं। तो अगर ये थोड़े बहुत अपने जवानी के टाइम में पढ़ लेते, किसी प्रोफेसर को मान लेते, तो आज इतनी असभ्य तरीके से बात नहीं करते जो और उन्होंने बात की है। बट हमें इनसे उम्मीद और कुछ ज्यादा हो भी नहीं सकती। इनकी पार्टी वाले भी यही बातें कर रहे हैं। देखिए, उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं सारा एक तरफ खड़ा रहूंगा, चाहे सारा भारतवर्ष एक तरफ खड़ा हो जाए। तो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो इकल्ले खड़े होंगे और सारा भारतवर्ष दूसरी तरफ खड़ा हुआ होगा। ठीक है, आपकी ओर से जो भी बातें कही गई हैं, इनका जवाब मैं विक्रम जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे, जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी ओर से बातें कही गई, उन्होंने साफ बोल दिया कि जेपी नड्डा कौन होते हैं, क्यों मैं उन्हें जवाब देता फिरूं। ठीक है, विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, जो बातें अभी डॉक्टर आनंद सावरिया जी की ओर से कही गई थी, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए। ऐसे है प्रीति जी, आनंद सावरिया जी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जो कि सर्वविदित है कि किस तरह से जो है विपक्ष से एक सत्ताधारी पार्टी सवाल करती है। आज तक की परंपरा यह रही कि सत्ताधारी पार्टी से विपक्ष सवाल करता आया है, आपके मीडिया के लोग सवाल करते आए हैं। लेकिन यह परंपरा भाजपा के राज में ही देखी गई है कि सरकार के मंत्री 13 मंत्रियों को मोदी जी ने डिप्यूट कर रखा है कांग्रेस के सवाल खड़े करने के लिए, किसानों के
आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जो कि बहुत जोर शोर से लगे हुए। इस तरह की भाषा जो है ना, ऐसा कोई अपशब्द नहीं बोला है उन्होंने। और जेपी नड्डा जी किस बात का जवाब मांग रहे हैं? जेपी नड्डा जी को जवाब देना पड़ेगा। जेपी नड्डा जी को और भाजपा को और मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि चाइना ने अरुणाचल में किस तरह से एक जिले में एक नदी के, चूरा नदी के किनारे और एक पूरा गांव बसा दिया। ये बात करते हैं कि पहले के कब्जे की बात छोड़िए आप, उस वक्त गांव नहीं बसाया गया था। आपको देखते देखते जो है प्लेनेट लैब्स की साइट ने डाला है, ये कांग्रेस की साइट नहीं है और पूरी जनता देख रही। राहुल जी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नड्डा जी जो एक वातावरण बना रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है कि आप अपनी ही बात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, 70 से ज्यादा लोग किसान शहीद हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही है। न चीन के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, न किसानों के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं। बंगाल में जाके चुनाव लड़ने की और हजारों जो है सभाएं करने की जेपी नड्डा जी तैयारी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी बंगाल में जाइए और चुनाव लड़िए, आपके बस की बात नहीं है देश के सवालों का जवाब देना। ठीक है विक्रम जी। आनंद जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में मनोज जी और शशि जी आपके पास आऊंगी। देखिए प्रीति जी, आज की डिबेट जो है प्रधानमंत्री जी क्यों है? आज की विक्रम जी आऊंगी आपके पास, उनकी आपने जो बातें कही है एक बार। विक्रम जी थोड़ा सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने की थी, वो किसानों के बारे में बात की थी। वो कानून की किताब आज 54 दिन के बाद याद आई आपको। अरे किसान तो जिस वक्त धरने पे बैठे थे, उनका जो मुद्दा है वो हम पूरा समझ पा रहे हैं। उस मुद्दे को आप तो उस वक्त जब किसान धरने पे बैठे, राहुल जी तो छुट्टी लेकर के छुट्टी पे चले गए थे। अब छुट्टी से आए हैं, अन्नदाता को सड़क पे किताब लिख दी है। अरे खून की किताब तो 1947 में लिखी गई थी, जब अब कांग्रेस ने भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए थे। खून की किताब तो आप कांग्रेस ने 1984 में लिखी थी, जब सिखों का कत्लेआम मतलब कत्लेआम करवाया गया था। तो ये राहुल गांधी अगर किसानों के इतने हितैषी हैं, विक्रम जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 77 साल से ये कानून किसानों की दशा है वो दिन पे बद से बदतर होती गई है। से आप आंदोलन को 3 लाख आनंद जी, विक्रम जी बार-बार यही कह रहे हैं और मैं भी यही कहूंगी कि जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं उसी मुद्दे पर बात करें। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अगर सवाल कर रहा है और जो सरकार राज कर रही है तो उसे जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने साफ यही बोला है कि मोदी सरकार हो या जो भी मंत्री हो, अगर वो सत्ता में है, उनकी ओर से कामकाज किया जा रहा है तो जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा। बिल्कुल हम जवाब दे ही हैं, हम जवाब दे ही हैं। विपक्ष से कोई सवाल नहीं है। विपक्ष का जवाब तो जनता ने दे दिया है। आपको विक्रम जी आपको 40 सीट पे समेट दिया है। आने वाले समय में भी और भी टाइम मिलेगा आपको, आप बोल लीजिएगा। पहले एक बार जवाब ले लेते। पैनल पर 2 लोग और हैं मेरे साथ, उनके पास भी जाना है। जी प्रीति जी मुझसे पूछ रहे हैं जी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जवाब तो आपको जनता ने दे दिया है कि 40 सीट पे आ गए हैं सारे स्टेट्स में। आप लोग को आप कह रहे हैं नड्डा साहब को क्या बंगाल में जाके इलेक्शन लड़ लीजिए क्या कभी? अरे पूछिए, किसान की बात आपके राहुल गांधी जी करते, अमेठी में क्या हाल हुआ था उनका। ठीक है आनंद जी, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। 2 मेहमान हमारे साथ और बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिर आनंद जी मेरे भी कुछ सवाल है आपसे, वो सवाल भी आपसे लेंगे। मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी उन्होंने बात कहा कि चीन के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी विक्रम जी ने बात कही थी ये। जी प्रीति जी, दरअसल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो सवाल जेपी नड्डा जी ने किया और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बतौर शिक्षक या टीचर कह के उस सवाल से उन्होंने लोगों को हटाने की या नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगर आप इसके गूढ़ में जाएंगी तो देखिए उनके सवाल थे कि राहुल गांधी जी छुट्टी मना कर आ गए और उनको ये पता था
कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी क्या कहने और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि तात्कालिक जो मुद्दा है वो बेसिकली किसान आंदोलन को लेकर के, कृषि पर और 3 बिंदुओं को लेकर के उनकी प्रेस थी। लेकिन जिस तरीके से चीन पर सवाल हुआ, कांग्रेस कितने समय लंबे हड़ताल कार्यकाल को लेकर के हुआ, वही राहुल जी ने जवाब उन्हीं बातों को दिया। अगर आप देखेंगी, नजरअंदाज करने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि हवाई अड्डे, बुनियादी ढांचे, रिटेल, दूरसंचार, ये सारी चीजें तो इस सरकार में कहीं न कहीं किसी न किसी को थ्रू एग्रीमेंट दी जा रही है, चाहे वो सेवा की बात कर ले, चाहे वो इस बात की कर ले कि इसका रखरखाव करेंगे। तो वार प्रत्यारोप जिस तरीके से मौजूदा सरकार और विपक्ष होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों चीजें रही। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राहुल जी देखिए, चुनाव हारना जितना बात की विषय है, अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव हार गया, ठीक है, चुनाव बहुत सारे लोग हार गए, लेकिन जो मूल सवाल है, उस मूल सवाल के अगर आप जड़ में जाएंगे तो 26 तारीख की बड़ी चुनौती किसान आंदोलन बना हुआ है, और उसी तरफ राहुल गांधी की प्रेस डाइवर्ट करने को थी। लेकिन चूंकि आप जानते थे कि चीन का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर अगर मुझ पर बॉर्डर की बात की जाएगी, लद्दाख की बात की जाएगी, तो हम कांग्रेस की इतिहास खोलेंगे तो सवाल पर सवाल। तो बिल्कुल मनोज जी, और कहीं ना कहीं यही तो बात है ना कि अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो क्या सरकार उनके कार्यकाल में कुछ गलतियां की गई है तो उनको उजागर कर देगी? जवाब तो बनता है ना देना सरकार का। नहीं प्रीति जी, मुझे लगता है कि सरकार के साल, 1.5 साल, 2 साल हो, ठीक है, आप इसलिए करोगे पक्ष विपक्ष की बातें, लेकिन जब आपको दोबारा जबरदस्त मैंडेट सरकार ने दिया, देश ने दिया, और आप लगातार राज्यों में, अच्छी बात है, आप जीतते चले जा रहे हैं, तो अब नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जवाब आप दे। विपक्ष जब कभी विपक्ष सवाल खड़ा करने के लिए होता है, जनता के साथ में होता है, उसको वो था या वो गलत था, उसकी नीतियां गलत थी, उसने काम नहीं किया, तभी तो आप चुन के आए हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। शशि प्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो ये सब जो हो रहा है, इसके घरेलू और विदेशी दोनों आयाम हैं जी, और हमें इन दोनों को जोड़ के रखना चाहिए। अब भारत और पाकिस्तान, चीन 2 देश हैं, 2 पड़ोसी देश हैं, 2 बड़े देश हैं। 1947 में हम आजाद हुए, 1948 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया माओ के नेतृत्व में। उसके बाद चीन की आप पॉलिसी देखिए, सिलसिलेवार भारत के प्रति क्या रही है। उसने धीरे धीरे हमको दबाना शुरू किया, हमने तमाम एहसान किए। नेहरू जी ने उसको संयुक्त राष्ट्र की परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी। उनका तिब्बत पे जो उसने गलत सही किया उसको भी एक तरह से वैधानिकता दे दी, दलाई लामा को शरण दे दी, वो अलग बात है। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी जमीनों को कब्जा करते चले गए, और हमारा जो सबसे अपना ही भाग पड़ोसी पाकिस्तान है, उसको उनने एटम बम से लेके सारी मिसाइल्स दी हुई हैं। हमारे जितने माओइस्ट हैं, मेरा ये मानना है कि उनको सारी पंपिंग चीन से होती है, चाहे वो हथियार की हो, चाहे वो पैसे की हो। जो हमारे यहाँ माओइज्म वाला मॉडल चला, जिसमें लिबरेट जोन बनाने की बात थी जी, वो चीन उसके पीछे है, और चीन ने इसको सफलतापूर्वक नेपाल में करके दिखाया, जहां माओइस्ट मुख्य धारा में आए और सत्ता में आए। आज जितने वहां प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, सब माओइस्ट लोग हैं। तो एक तरह से इसीलिए चीन का प्रभाव आपको वहां प्रबल रूप में दिखता है। अब हालिया संदर्भ लीजिए, आपने एक आरसेप समझौते का नाम सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वो चीन और जापान और कुछ इधर के प्रमुख देशों को लेके एक रीजनल समझौता होने वाला था, जिसमें सारे तरह के एग्रीकल्चर आइटम, फूड आइटम, इनका भी व्यापार की खुली छूट मिल जाने वाली उसके मेंबर्स को। चीन ने बहुत दबाव बनाया हुआ था भारत के ऊपर, भारत अंतिम समय में विड्रॉ कर गया, उसने समझौता नहीं किया। तो इसके पहले से जो टेंशन चल रहा है वो तो चला ही आ रहा है जी। तो हमारे राजनेता इस विषय को जिस तरह से डील कर रहे हैं जी, वो कितना सीट कौन पाएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है शशि जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि अंतिम लाइन बोल दे रहा हूँ जी, भारत उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां दिखेंगी। चीन में जब तक लोकतंत्र नहीं आता, वो हमारे साथ सब कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, हम उससे कैसे बचेंगे वो हमें देखना है जी। वही बात है ना शशि जी की पार्टियां बेशक अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है, और अगर इसी तरीके से पार्टियां आपस में बयानबाजियां करती रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो साफ तौर से एलएसी पर देखने पड़ेगा, और साथ ही आपस में जो बयानबाजियां चल रही हैं उससे एलएसी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ ही जो जनता है उस पर कितना गहरा असर पड़ेगा इस बात का?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हो रहा है जी, ये अब शुद्ध रूप से उसमें राजनीति हो रही है। बिना पार्टी और पक्षपात के बात कर रहा हूँ। भारत में आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। सरकार के बुलाने के साथ ही आंदोलन समाप्त हो जाया करते थे, फिर प्रतिनिधि वार्ता शुरू कर देते थे और मिलजुल के सलूशन निकालते थे। अब ये क्या बात हुई कि भाई आप कानून वापस ले लो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। आप फिर पैटर्न देखो, अंदर इनने यहाँ जाम किया हुआ है और बाहर वहां जाम किया हुआ है बॉर्डर पे। आप इसको इस रूप में देखो, क्योंकि आपके साथ घटता तो आप इसी रूप में देखते, लेकिन आपके देश के साथ घट रहा है, भारत के साथ घट रहा है, जो बोल नहीं सकता है, लेकिन बोलना उसके लिए हमें आपको है, लेकिन हम आप बोलते नहीं है जी। भाई चीन का एटम बम पाकिस्तान के पास है, चीन की सारी मिसाइल पाकिस्तान के पास है। उसको छोटे संदर्भ में देखिए तो आपके एक मजबूत पड़ोसी ने आपके एक आवारा पड़ोसी को हथियार दिला दिया है आपके खिलाफ जी, और वो उससे दबाने की धमकी देता रहा है और खुद भी लेके बैठा हुआ है। तो यही सिचुएशन है। इसको अगर हम लोग व्यवहारिक रूप से, जैसे एक व्यक्ति इस सिचुएशन में फंसने पे डील करता है, उसके घर वाले उसका मिल के साथ देते हैं, वैसे अगर हम डील नहीं करेंगे तो कांग्रेस की बीजेपी छोड़िए, चीन भारत पे कब्जा कर देगा। चीन भारत की क्या लड़ाई है? भारत आज सरेंडर कर दे, अपने कुछ आर्थिक सामरिक हितों को त्याग दे, तो चीन बहुत अच्छा भारत को लगेगा, भारत उसका चेला बन के रहे। तो ये चेला बनने की लड़ाई है चीन की। अगर हम ठीक से रहेंगे तो उसका मुकाबला कर पाएंगे, अदरवाइज तो आज पहले भी हमने भुगतान किया है, आगे भी करना पड़ सकता है। ठीक है आनंद जी, पार्टियों का मसला हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी शशि प्रकाश जी ने बातें कही कि वाकई ही जो देश के मुद्दे हैं उन पर इस तरीके से बयानबाजियां, नहीं बिल्कुल प्रीति जी, मैं देखिए अभी जो रॉय साहब ने भी कहा और मनोज जी भी ने कहा, हम सत्ता पक्ष में हैं और हर एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। अभी किसान आंदोलन का जो मुद्दा है इस वक्त, अभी रॉय साहब ने बताया कि ये अब तो प्योरली एक पॉलिटिकल तमाशा हो रहा है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रही है। मैं देखिए आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता हैं, कि पिछले 73 इयर्स में, जब से इंडिपेंडेंस के बाद में किसानों की हालात इतनी बुरी क्यों है कि 3 लाख किसान आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या कर ली उन्होंने। इसका मतलब ये जो भी प्रोसीजर था किसान का, जो उपज का खरीद का, कहने का मतलब किसान को 5 रुपए मिलते हैं, मुझे एक समान, ये जो बिचौलिए हैं वो अमीर होते गए, किसान कमजोर से कमजोर होता गया। तो अगर ये सारी व्यवस्था जो कांग्रेस के समय से चली आ रही है या कुछ, तो वो अगर अच्छे होते तो किसान इतने गरीब नहीं होते, बिचौलिए इतने अमीर नहीं। तो उस व्यवस्था को चेंज करने के लिए ये जो चेंज करना जरूरी था, ताकि किसान को उससे बचाया जाए। और किसान जब इस वक्त ये 3 कानून लेकर के आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो कांग्रेस ने शुरू की। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, इनके एमपी आनंद शर्मा ने कहा वो एसडीएम वाली कोर्ट का, और हमारी सरकार फिर भी मान गई कि देखिए कानून, भारतवर्ष का कानून कहता है अगर एसडीएम कोई गलत निर्णय दे देते हैं तो आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें कोई सरकार को नहीं कर। फिर भी मेरी सरकार ने कहा कि चलो आपको ये बुरा लगता है कि एसडीएम के बाद आप कोर्ट में चले जाइए, वो भी मान लिया गया। किसान उस वक्त 3 मुद्दों से चले थे, एमएसपी पे चले थे, एसडीएम की बात पे चले थे, और ये कांग्रेस के लोग उसको बहला, उनको बरगलाने में तुले हुए हैं। ठीक है। और देखिए इनके लीडर्स खाम में, वो इनका स्पोक्समैन जो सुरजेवाला वहां गया और किसानों ने उसको धक्के मार के वहां निकाला गया। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं पूछ रहा इन द सेंस एज ए स्पोक्समैन, नॉट स्पोक्समैन, बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अगर आज जो बात कर रही है, कांग्रेस ही वो एपीएमसी, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसानों को इस वक्त अल्टरनेटिव मार्केट मिलना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है आनंद जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विक्रम जी, आनंद जी की ओर से जो भी बातें कही गई हैं उनका आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है कि शुरुआत जब हुई थी इस आंदोलन की, तब किसानों ने साफ बोल दिया था कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंदोलन है और हम चाहते भी नहीं कि इस पार्टी को लेकर राजनीति हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अब खुलकर किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, विक्रम जी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, या जो हालात अभी बने हुए हैं इनको देखते हुए, इस आंदोलन को नुकसान हो सकता है? राग में राग मत मिलाइए। आप खुलेआम देख रहे हैं कि किसी भी मंच पर
किसान आंदोलन के किसी भी मंच पर किसी भी कांग्रेस के नेता को आप देख रहे हैं, समर्थन देना विपक्ष का धर्म है जी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ है और साथ खड़ी रहेगी। ये पिछले 70 साल हर इससे ज्यादा और किस मंच पे आप कहेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब कह सकते हैं कि आप किसानों के साथ है, जब रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई गई है विक्रम जी, उन्होंने कहा कि उस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है वो सही फैसला नहीं दे सकते। तो विक्रम जी, इससे ज्यादा और क्या किसानों के समर्थन में खुलकर आएंगे आप लोग? क्यों नहीं देंगे? शेयर करने की बात है, नैतिक समर्थन क्यों नहीं दे रहे? सभी पार्टियां समर्थन दे रही है और विपक्ष का धर्म है कि जब किसान संकट में है, आप देख रहे हैं लगभग 60 दिन होने को है और ये कानों पे दूर नहीं रेंग रही है इस सरकार के, किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। बार बार करें हम संशोधन करेंगे, आप संशोधन करने को तैयार है तो इसका मतलब आपका कानून गलत है। आनंद फानंद में किस तरह से लाया गया, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, आज अब वार्ता शुरू कर रहे हैं और डेट तारीख आनंद जी आपके पास किसको पूछ के आप जो है कानून ला रहे हैं? कब किसान ने आपसे मांग की कि हमारे लिए कानून लाइए? ठीक है। और अब जब किसान कह रहा है स्थगित करिए तो स्थगित करिए, बड़ी बहस छेड़िए। किसानों 400 से ज्यादा किसान संगठन है पूरे देश में, उनके प्रतिनिधियों से बात करके एक अच्छा कानून लाइए जो किसान के हित में हो। आप जो है बड़े घरानों के जो औद्योगिक घराने हैं उनके लिए कानून ला रहे हैं। जनता समझ रही है कि भाजपा क्यों इतनी अड़ी हुई है। लेकिन विक्रम जी देखिए, किसी पार्टी से तो हम नहीं है, लेकिन विक्रम जी कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है ना कि किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से लगातार बातचीत भी सरकार करने के लिए किसानों से तैयार है, फिर भी ऐसी क्या वजह है कि आंदोलन अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? और क्या वजह है कि बार बार हर कोई यही बोल देता है कि कांग्रेस बरगला रही है, कांग्रेस भड़काने की कोशिश कर रही है? सरकार तैयार है क्या? नहीं है जी। किसान जिन शंकाओं को लेकर आंदोलन कर रहा है वो समाधान नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अभियान छेड़ रखे हैं। अच्छा, ये भी को उतार रखा है। विक्रम जी, जो बीजेपी की ओर से या कह सकते हैं कि कुछ लोगों की ओर से ये भी बातें कही जा रही है कि पिछले 60-70 सालों से किसान की यही हालत है, जॉब है, तो ऐसा क्या था कि अब जब उस हालत को दुरुस्त करने की कोशिश अगर कर रही है सरकार तो कांग्रेस उसका भी समर्थन नहीं कर रही? ऐसा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाते थे, आज हमारे पास रखने को जगह नहीं है। क्या ये किसान ने पैदावार नहीं बढ़ाई और 3 लाख बढ़ा है 10 गुना? आनंद जी, ये लोग आंकड़े स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, कृषि क्षेत्र बढ़ा है, आज हम ठीक है एक्सपोर्ट करते हैं अनाज। आनंद जी अपनी किस तरह की बात कर रहे हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने डायलॉग विक्रम जी रट रखा है। विक्रम जी, मंत्री आप ये ऑस्ट्रेलियन गेहूं की बात मत करिए। ये तो मैं किसानों को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने मेहनत करके पूरे भारतवर्ष का पेट भरा और इतना भरा कि 5 साल का भंडारण उन्होंने मेहनत करके किया। लेकिन आपकी पार्टी ने क्या किया? देखिए विक्रम जी, अरे सुन लीजिए विक्रम जी सुन लीजिए, आपकी प्रॉब्लम यही है, आप सुनते नहीं है। इन लोगों ने उनसे कमिटमेंट कर रखा है। अरे विक्रम जी, क्षेत्र में 60% जनता जब कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसका फैसला करने वाले नहीं हो सकते। विक्रम जी, अरे सुन लीजिए विक्रम जी, आपकी आदत है सुन लीजिए विक्रम जी, वो कब से आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो कहते हैं आप लोग कि बीजेपी जवाब नहीं देती, अब जवाब दे रही, तब तो सुन लीजिए एटलीस्ट। ये प्रीति जी, विक्रम जी, कांग्रेस की आदत है कि वो बोलते जाएंगे, सुनेंगे नहीं, सुनने में समझेंगे नहीं और समझने के बाद में भी गफलत पैदा करेंगे। विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी सुनिए, करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अरे विक्रम जी सुनिए, क्या कोशिश कर रहे हैं? मेरे से दो पॉइंट सुन लीजिए। किस तरह की बात हो रही है? एक तरफ डराया जा रहा है, एक तरफ वार्ता छेड़ी जा रही है। विक्रम जी, किसान को मजबूर किया जाएगा, लेकिन इस देश का किसान मजबूर नहीं है। विक्रम जी, मैं आपको और भी वक्त दूंगी। अभी जो आनंद जी बोल रहे हैं, पहले वो उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, नहीं विक्रम जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी ये आदत है पार्टी की, जब आपके पास कोई तथ्य नहीं होते तो आप नॉन स्टॉप बोले जाते हैं। कृपया करके सुन लीजिए, जब आप बोलते मैं नहीं बोल रहा हूँ। वही तो विक्रम जी, वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं, जनता जान रही है कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल बोलिए। और वो जनता ने अपना डिसीजन दे चुकी है, 2019 में दे चुकी है, वेरियस स्टेट्स में दे चुकी है। आज मुद्दा किसानों का है
विक्रम जी, किसानों ने मेहनत करके वो जो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मना लेते थे उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो किसान ने अपने खून पसीना करके इतना अनाज पैदा, योगदान है मोदी जी का, बाकी अभी रुकिए, किसानों ने खून पसीना बहा करके आज 5 साल का हमारे पास भंडारण है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पंजाब एक हमारा बाउल ऑफ ग्रेन्स है, सबसे ज्यादा गेहूं चावल पैदा करता है यहाँ पे। मैं ये कहना, प्रीति जी ने सवाल पूछा था कि ये क्या ऐसा मामला हो गया कि आंदोलन खत्म नहीं होता। पहले आंदोलन होते थे, सरकार बुलाती थी, चले जाते थे, खत्म हो जाते थे। देखिए ये आंदोलन में आप जैसे लोग, देखिए राजनीतिक आंदोलन की खेती पे कांग्रेस अपनी खेती करना चाहता है, क्योंकि इनकी खेती तो उजड़ चुकी है, पिछले इलेक्शन बता चुके हैं कि इनकी खेती में तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये मौका चाहते हैं इस मुताबिक। देखिए ये जो आंदोलन होता है, हम किसानों के साथ हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कानून, जो 3 कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, आपके राहुल गांधी तो उस दिन डिबेट में भी नहीं थे, वो तो कहीं बाहर छोड़ के चले गए थे पार्लियामेंट जब कानून पे डिस्कशन हो रहा था। पर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं कमेटी बना के रखता हूं और उस कमेटी में आप सारी बातें बताइए। ठीक और है, वो कमेटी तैयार बैठी है, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार बैठी है। कमेटी जो आपके समर्थन से बनी है, मैं ये कमेटी में आपने नाम दिए, जितनी सारी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन किसान की हालत, कानूनों के पक्ष में बयान दे चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है कि उसको 1.5 गुना कीमत जो है देने की, किसान मना कर चुके हैं, देने का जो है वायदा किया और 1.5 गुना दिया भी है। जितना MSP पे किसान ने खरीदा है, किसान का धान खरीदा गया है, वो कभी भी आज तक नहीं खरीदा गया। ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शशि प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा सवाल वही है जो मैंने विक्रम जी से किया था कि जिस तरीके से किसानों ने शुरुआत में कहा था कि हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, ये हमारा आंदोलन है, हम सरकार से खुद बात कर लेंगे। उसके बाद पार्टियों ने आना का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। सवाल यही कि कहीं ना कहीं इसका जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि आज जो घमासान सवालों की जो चल रही है, जिसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लगता नहीं कि किसानों के आंदोलन पर वाकई इस बात को लेकर नुकसान पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शुरू में कुछ जायज चिंताएं थी किसानों की, जिसको उनने उठाया और सरकार ने को थोड़ा पहले एड्रेस करना था, चलो कर लिया और उनसे डायलॉग कायम कर लिया और उनका प्रतिनिधिमंडल जाता था, उनसे बात होती थी कायदे से। इतने पे ही उसका कुछ समय लेके कि भाई 3 महीने 6 महीने में आप इसमें जरूरी संशोधन लेके एक ज्वाइंट कमेटी आएगी। हाल के वर्षों में हमने सबसे बड़ा आंदोलन कोई देखा तो अन्ना आंदोलन देखा जी। तो उस समय हमने क्या देखा, एक आंदोलन शुरू हुआ, शुरू में सरकार ने उसको इग्नोर किया, बाद में सरकार ने कहा कि आप आइए हम आपसे बात करेंगे, और उसके बाद एक ज्वाइंट कमेटी बन गई, आंदोलन विड्रॉ हो गया। उसके बाद दूसरी बार जो शुरू होना था तो वो अन्ना को जेल भेज दिया, इसलिए शुरू हो गया। बाद में कानून आया जन लोकपाल का और वो हो गया। यहाँ आप जब गए हो, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हो, सारी बात हो चुकी है, और मैं एक 15-20 सालों का जो मेरा भी अध्ययन रहा है, जब भी कृषि का विषय आया तो जिन चीजों को किसानों की दुर्दशा का, बेवजह की महंगाई का, एकाएक शूट कर जाना प्राइसेस का, कभी फेंकने की नौबत आ जाना आलू का, टमाटर का, इन सब का एक ही समाधान किसान नेता से लेकर विशेषज्ञ बताते थे कि भाई इसका वो एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर दो, प्राइवेट प्लेयर्स को आने दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, किसान जितने जहां चाहे बेचने की छूट दो, उसको आजादी दे दो। किसान नेता ये मांग करते थे। और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये फैक्ट है। देखिए, एक तो हो गई राजनीति जिसमें आप कोई चीज सुनो ही नहीं जी, तो वो ये कांग्रेस, बीजेपी और भगवान की दया से दूसरी पार्टियां करती है, उनको करना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। लेकिन उसकी एक हद होती है, जब मामला 26 जनवरी पे ट्रैक्टर निकलने तक आ जाए
तब तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर आप जानते बूझते गलत दिशा में जाओगे तो फिर हिस्ट्री आपसे सवाल करेगी। क्योंकि आप देखो कि लोकतंत्र में जब कोई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, भारत की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी, और किसानों के नेता बात बात पे कहते हैं कि गोली चला दो, बात बात पे कहते हैं कि खून बहा दो। आज जिस राजनीतिक पार्टी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया उसने क्या कहा कि कृषि का खून। अरे भाई, गांधी की पार्टी हो, इतने लोग यहाँ घेरे हुए हैं, देश की राजधानी को इतने दिन से माहौल टेंस चल रहा है, आप क्या चाहते हो? मतलब पहले भी किसानों पे गोलियां चली हैं, बहुत बार किसान मारे गए हैं जी। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मतलब क्या किसानों को इंडिकेशन दे रहे हो? आप बताओ कि भारत इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसका 26 जनवरी को संविधान का दिवस होता है, इतना बड़ा परेड होती है, उसका वर्ल्ड वाइड महत्व है, उसमें कुछ 1 लाख 2 लाख लोग या 50,000 लोग ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे तो भारत उसको बर्दाश्त करेगा, चाहे अब कोई हो। भाई देखिए, न वकील के नाम पे गुंडई चलेगी, न डॉक्टर के नाम पे चलेगी, हड़ताल कर दो, न किसान के नाम पे चलेगी, न किसी और के नाम पे चलेगी। ये समाज से मिलके बना है। क्योंकि शशि जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन तो बहुत सारे देखे, नहीं मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन बात ये है ना कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तब तो सोचने वाली बात है। देखिए, बातचीत हो रही है, बस आप एक जीत पे अड़े हुए हो भाई, ये वापस ले लो। भाई आपने जितने शुरुआती मुद्दे उठाए थे, सारों का कंसर्न लिया जा चुका है और सरकार ने सहमति दे दी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सरकार आज ये कह रही है 5 साल बाद ये कर देगी। भाई ये डेमोक्रेसी 5 साल बाद जब करेगी, 5 महीना बाद जब करेगी, 5 हफ्ता बाद जब करेगी, आप फिर चले आना। जैसे आज आप यहाँ तक आए हो, दिल्ली घेर लिए हो, तब फिर घेर लेना। लेकिन फिर आशंका के आधार पे भारत जैसा 1.25 करोड़ का 150 करोड़ का मुल्क, 125 करोड़ का, उसको आप ठप करने की कोशिश कर रहे हो। और उसकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी एक पद्धति है, 70 साल से चली आ रही व्यवस्था है। अब आप देखिए, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। पिछले 25-30 सालों में हम चीन से पिछड़ते गए, क्योंकि 1980 तक हमारी और चीन की औकात एक रुपया बराबर थी, दोनों की हैसियत बराबर थी। आज चीन की औकात 5 रुपया, हमारी 1 रुपया है। मतलब वो हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी आर्थिक और हर मामले में शक्ति बन गया। जितने दिन में उसने 5 जनरेशन फाइटर प्लेन जनरेट कर लिया, अपना बना लिया, उतने दिन में हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम खरीदे किससे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप देखिए, देश उसी व्यवस्था से चलते हैं जैसे वो चलने चाहिए। वो डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक देश बढ़िया से नहीं चलेगा तो दूसरा देश उसके इंटरेस्ट पे कब्जा कर लेगा। ये हिस्ट्री में हमने बार बार देखा है और आगे हम फिर देखेंगे। और एक अंतिम बात, जिस कम्युनिस्ट ऑफ चाइना ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार ने चीन को पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, उनके राजनीतिक चेलों ने भारत में बंगाल को सब मैन्युफैक्चर स्टेट से होते होते बंद कर दिया, सारी फैक्ट्री बंद करा दी, सारा बिल्कुल। आप देखो कि ये बात पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज अगर आप छेड़छाड़ करोगे लोगों के साथ कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि भारत 26 जनवरी को कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी राजधानी में। बिल्कुल, आप 6 महीना पहले कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हो, लेकिन भारत तो 50 साल, 20 साल, 5 साल के आगे की प्लानिंग के साथ चलने वाला देश है। आप एक बात बताओ, किसान को आप कह रहे हो कि किसान किसान किसान, जैसे वकील हर वकील बराबर नहीं है, जैसे डॉक्टर हर डॉक्टर बराबर नहीं है, वैसे हर किसान किसान बराबर नहीं है। सबके कंसर्न अलग है, सबके इशूज अलग है, शशि जी। और जो बातें आपने अलग है, बिल्कुल जो आपने कही है कि वाकई किसान जो है कहीं ना कहीं उनमें भी 2 संगठन बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात जो आपकी ओर से कहीं ना कहीं कही जा रही है। विक्रम जी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज मिश्रा जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें लगातार एक दूसरे से सवाल किए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया, लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि चीन ने भारत की सीमा पर कब्जा किया हुआ है और फिलहाल वहां पर अरुणाचल प्रदेश में गांव पर निर्माण होता हुआ भी सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें सामने आई है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कह देती है कि जो बीजेपी कहती है कि जो हिस्सा कांग्रेस ने कुछ साल पहले चीन को दिया था उसमें अभी निर्माण करता हुआ चीन नजर आ रहा है, तो वहीं पर बीजेपी इस बात को साफ साफ कह रही है कि पहले हिस्सा दिया इसलिए चीन की इतनी हिम्मत हुई। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? वाकई आपको लगता है कि पहले की जो गलतियां थी उन्हीं गलतियों को बीजेपी की ओर से अभी दोहरा देना कितना सही है?
नहीं प्रीति जी, मैंने पैनल पे बैठे सारे लोग थोड़ा ध्यान से सुना और मैं चाहूँ थोड़ा समय मिलेगा तो ठीक रहेगा जी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में विगत 20 सालों से नॉर्थ ईस्ट पे कवर करता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। हम लद्दाख की बात कर लें, डोकलाम की कार कर लें, सिक्किम की कर लें, अरुणाचल की कर लें, या उत्तराखंड बॉर्डर की बात कर लें, जहाँ जहाँ से हमारे देश की सीमा चाइना को लगती है, वहाँ विवाद देश की आजादी के बाद लगातार बना रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गई कि बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस की कुछ ढुलमुल रवैया या कुछ गलती या कुछ कमियों की वजह से हमको हर्जाना ज्यादा भरना पड़ रहा है। लेकिन आंदोलन से खड़ी पार्टियां या आंदोलन की बात कर ले तो इमरजेंसी से लेकर के मंडल कमांडर से लेकर के लोहिया से लेकर के समय समय पर आंदोलन खड़े होते रहे और आंदोलन से बड़ी पार्टियां देश में लगातार राज करती रही। तो कोई पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा, आंदोलन से पार्टियां और पार्टियों से आंदोलन बनता रहा। लेकिन अब राहुल हम क्या रहे हैं, दरअसल जवाब देने का समय मौजूदा सरकार का है। सवाल हम राहुल गांधी से करते हैं, राहुल गांधी से सवाल करने का वक्त खत्म हो चुका। 2014 में उनकी नाकामियों की वजह से 10 साल की सरकार जनता ने उखाड़ फेंकी है और लगातार वो देश से बाहर होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 89-90 के बाद से कांग्रेस का खाता खुलना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। राहुल जो इनकी परंपरागत सीट रही है, अमेठी की बात कर ले, रायबरेली की बात कर ले, हम सुल्तानपुर की बात कर ले, अमेठी को हार चुके हैं और रायबरेली की स्थिति क्या होगी अगला चुनाव देखेंगे। लेकिन प्रीति जी होता क्या है, जैसे लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि 3 बिंदुओं को छोड़ करके हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हम किसान की बात कर रहे हैं, देश में किसान आंदोलन पहली बार नहीं हुआ और जब जब सरकारें बनती रही, विपक्ष पार्टी के नेता किसानों पर ही चुनाव लड़ते रहे। किसान क्यों आत्महत्या करता है, किसान के कर्जे क्यों माफ किए जाते हैं, किसान की आर्थिक स्थिति क्यों खराब होती है। हम चाइना के 1 रुपए की बात तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सन 71 में जो 1 तोला सोना का दाम था, वही 1 कुंटल दाम था गेहूं और चावल का। आज सोने का क्या रेट है, चावल गेहूं क्या रेट है। देखिए मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम किसानों को आय को दुगना करेंगे, करना भी चाहिए था। बिल्कुल, और पीएम की ओर से बहुत बार ये कहा भी गया है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में सरकार बनी तो पहला साल का बजट इसी बात में गड़बड़ हुआ, क्योंकि उनको अपने वादे पूरे करने थे और उन्होंने किए, सराहनीय काम था। लेकिन प्रीति जी आपको नहीं लगता कि सरकारों की पक्ष विपक्ष की मेहरबानी के बजाय किसानों का उचित मूल्य मिले और उसके संसाधन एग्जैक्टली सर, यही तो बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो मुद्दा है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपको, इसी कोरोना काल के दौरान में आपने देखा होगा कि प्याज 2 रुपए 3 रुपए और 5 रुपए किलो थी। जैसे ही कोरोना काल का समय खत्म हुआ फिर 70, 80, 90 रुपए। देखिए विगत सरकारों ने, अन्य राज्यों में भी, केंद्र सरकार ने भी सही भंडारण की व्यवस्था नहीं की। डर है किसानों को। देखिए उन 3 बिंदुओं पे, चूंकि मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब किसान ज्यादा बड़े प्लॉट के किसान हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की बात कर ले तो पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे में जमीनों का खंड बहुत कम हो चुका है। हर चौराहे पर, हर मेट्रो सिटी पर, हर जगह पर जितने किसान हैं वो 70% मजदूरी करने रोज आते हैं। तो उनके आर्थिक स्थिति पे चर्चा नहीं करिएगा, उसमें सुधार नहीं लाइएगा। और देखिए हम 26 जनवरी की बात का हुआ दिखा रहे, 26 जनवरी सबके लिए सम्माननीय है, हमारे लिए भी, पैनल बैठे सारे लोगों के लिए। लेकिन किसान के लिए भी उतना ही जरूरी है उनकी समस्याओं को सोचा जाए, समाधान निकाला जाए। और देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक जबान पे जनता सब कुछ करने को तैयार होती है। बिल्कुल, और करती है। तो कारण क्या है? बिल्कुल ठीक है विक्रम जी। देखिए अभी दोनों जो मेरे मित्र इनकी चर्चाएं मैंने सुनी है, सिवाय कांग्रेस को कोसने के और किसानों का 26 जनवरी का नहीं देखिए सर, कोसने वाली बात नहीं, अपने अपने विचार रखे। मनोज जी ने तो साफ बोल दिया ना, मनोज जी ने भी तो अपनी बातें रखी है ना, विचार अलग हो सकते हैं सर। आप देखिए 26 जनवरी का बैग किसको दिखा रहे हैं? क्या 26 जनवरी पूरे भारतीय समाज का उत्सव नहीं है? क्या किसान उस भारत का हिस्सा नहीं है? उन्होंने गरीब किसान नहीं है भाई। झूठी भ्रांतियां और शंकाएं फैलाकर इस आंदोलन को भी उतना ही हिस्सा है, बल्कि बड़ा हिस्सा है। 80% लोग इस देश में किसान और किसानी से जुड़े हुए, धंधों से जुड़े हुए लोग हैं। क्या उनको गणतंत्र दिवस का भान नहीं है? क्या उनकी नजर में गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को गणतंत्र की चिंता है? गणतंत्र की चिंता पूरे 136 करोड़ जनता को है। और आप देखिएगा किसान अपनी बात
कहना चाहते हैं सरकार को सम्मान से उनकी बात को सुनना चाहिए। अभी तक सरकार किसान को तो कहते हैं कि वो अड़ा हुआ है, क्या सरकार अड़ी हुई नहीं है? किस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है, शांति से इस आंदोलन को निपटा के नए सिरे से किसानों से बात करके बिल्कुल, और हर कोई विक्रम जी यही उम्मीद कर रहा है अगर मुद्दा छेड़ती है सरकार तो माना जाएगा कि सरकार किसान का सम्मान करती है और अड़ी हुई नहीं है। ये किसान तो अड़ियल है। ठीक है विक्रम जी, क्या गलत कर रहा है? क्या उसका हक नहीं है? क्या डेमोक्रेसी में किसान को ठीक है विक्रम जी, इतना वक्त नहीं है वरना मैं आपको और भी टाइम देती अपनी बात कंप्लीट करने का। आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट दीजिए आप। प्रीति जी देखिए, अभी मनोज जी ने और शशि जी ने बहुत ही सुलझी हुई बात बताई है और मैं चाहता हूं कि किसान लोग उनकी बात को सुने। और विक्रम जी तो बौखलाहट में उनको भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना दिया गया है। विक्रम जी सोचिए, आप ये अपनी शैतानियां छोड़ दीजिए। आपने तो किसान का जो आंदोलन है उसको भी तोड़ने में कोशिश किया। अब देखिए परसों की मीटिंग जहां पे दिग्विजय था और आपका जो दिग्विजय था और 2-3 MP आपके चौधरी जो एक लीडर है किसान का, उसकी मुसीबत कर दी। आप किसानों को बरगलाइए मत, हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों को हमने कहा आप आंदोलन करिए, हम आपकी तरह से नहीं है कि आधी रात के टाइम में अन्ना जी के जो आंदोलन के ऊपर आप पुलिस को कहोगे इनके पे डंडे बरसा दो। आप लोगों जैसा अत्याचार हम अपने किसानों पे नहीं करेंगे। हमारे किसान बहुत समझदार हैं, लेकिन आप जैसे पॉलिटिशियन जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करके उनको गुमराह कर रहे हैं। परसों की मीटिंग में क्या तमाशा किया था आप लोगों ने? दिग्विजय क्या कर रहा है बैठ करके वहां पे? चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल इतना वक्त नहीं है वरना आप लोगों से और भी बातचीत करते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हम लोगों के लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। कल किसानों की और सरकार के बीच में 10वें दौर की बातचीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि एक और तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और दूसरी ओर अब बैठक होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बैठक में तो एटलीस्ट कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।